सर टेक्सटाइल स्पेस की अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो ट्राइडेंट ये एक नाम है जो कि 12% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। अब केपीआर मिल में तो मौका नहीं बचा, 20% का सर्किट लग गया, इंडो काउंट में भी सर्किट लग गया। ट्राइडेंट में मौका है क्या? 12% के आसपास जो मूव दिख रहा है सर, इसमें 29 के आसपास लिया जा सकता है अभी? सर ट्रेडिंग के हिसाब से लिया जा सकता है। तो आज का जो लो है वही आपका स्टॉप लॉस होगा। 27 रुपए का करीब आप स्टॉप लॉस लगा के 29 रुपए 20 पैसे में खरीद दीजिए। बट फंडामेंटली मुझे ये स्टॉक ज्यादा अच्छा लगता नहीं है, तो आप ट्रेड करें बट इन्वेस्टमेंट के लिए ना सोचें। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज सर 1473 पर खुला, 1490 के आसपास का हाई छुआ, अभी 1440 के आसपास आ गया, डे लो के आसपास आ गया चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1440 पर सर रिलायंस कैसा लग रहा है जो कल 1390 पर बंद हुआ था? जी सर, कल अगर याद हो किसी एक दर्शक ने रिलायंस का फ्यूचर लेके रखा था, जी। हमने उसको रिकमेंड भी किया था कि आप उसको होल्ड रख लें, बेचने की कोशिश ना करें। आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए था क्योंकि काफी ऊपर आपने लिया है। बट आज उनका भाव तो आ ही गया। मुझे लगता है रिलायंस ये करेक्शन मुझे लगता है पहला 10-15 मिनट का है, जो मैंने स्टार्टिंग में कमेंट्री में बोला था। जब खुलने के बाद थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद जो मूव आएगा वहां पर आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि पहले जो सर जैसे निखिलेश जी भी बोल रहे थे ना, तो हमने प्रॉफिट बुकिंग के लिए अपने क्लाइंट्स को बोल दिया प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हम्म। वैसे जो कल परसों 10-12 दिन से जो कमजोर ट्रेडर हैं, वो जो लेके रखे हैं, उनको अचानक से 1000 पॉइंट 500 पॉइंट मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बिल्कुल। वो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद जो ये यहाँ पर जो शॉर्ट फंसे हुए हैं, अब वो अपना माल काटने आएंगे। वो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो वो शॉर्ट बोले हो सकता है नीचे आ जाएगा, वो वेट करते हैं। जब ये नीचे आना बंद हो जाएगा, थोड़ा सा भी ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, तो आप जो शॉर्ट मार्केट में स्क्वीज हो गए हैं, जो 12% ही लॉन्ग है और 88% शॉर्ट है मार्केट में, वो अपना माल काटने अब आएंगे। वो शायद 9:30 बजे 9:35-40 के बाद आने शुरू करें, तब आपको एक बड़ा मूव आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में वापस देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। ये लगता है सर, ऐसा होना चाहिए। साइकोलॉजी होती है सर मार्केट की। चलो लास्ट 15 साल से ऐसे देखते हैं तो वो समझ में आता है कि इस टाइम में करेक्शन आ सकता है, और अब मुझे लगता है 9:35-40 के बाद वापस ये आपको देखने को मिल सकता है, चांसेस है ये। ठीक है। 1550 पॉइंट के गेंस के साथ सर अभी आपको निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। वैसे देखा जाए तो इंडिया यूएस ट्रेड डील से बैंकों का कोई लेना देना नहीं। मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं, इनडायरेक्टली तो आपकी इकोनॉमी में जो भी होगा वो बैंकों से रिलेटेड है ही। आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो बैंक भी उसका रिफ्लेक्शन साफ तौर पर दिखाएंगे ही। अब निफ्टी बैंक में सर क्या हुआ है, 60,000 का लेवल पार होता हुआ दिखा है, और आज हमने निफ्टी बैंक पर नया रिकॉर्ड हाई भी छुआ सर, 61,764.85। तो नया रिकॉर्ड हाई लगाने के बाद थोड़ा नीचे आया है निफ्टी बैंक। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि एक तो क्या निफ्टी बैंक में कोई ट्रेड लिया जा सकता है नीचे 60,000 के आसपास, और दूसरा एचडीएफसी बैंक रिलायंस के साथ साथ दूसरा सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला स्टॉक है सर निफ्टी बैंक में भी और निफ्टी में भी। तो एचडीएफसी बैंक में कोई ब्रेकआउट या कोई ऐसी पोजीशन बनी है, कोई ऐसा लेवल पार हुआ है कि ये बड़ी तेजी के लिए तैयार होने लगा हो अब? जी सर, पहले मैं कोरिलेशन बता दूं, क्या कोरिलेशन है ये टैरिफ हटने का और बैंकिंग सेक्टर में। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा बड़ा इंडेक्स है वो बैंकिंग सेक्टर है सर, बीएसएफआई इंडेक्स है। और होता क्या है, अभी तक साइड लाइन में एफआई थे। जब तक टैरिफ लगा हुआ था वो देख रहे थे कब टैरिफ हटेगा, तब हम इंडियन मार्केट में जाएंगे। बहुत सारे पॉजिटिव आ चुके थे, मगर टैरिफ का हटा नहीं था। राइट, टैरिफ वॉर चल रहा था इंडिया यूएस के साथ। मगर जब अब ये टैरिफ हट गया तो एफआई सर भर भर के अब आने वाले टाइम पे आएंगे। जो शॉर्ट कवरिंग रैली भी होगी वो एफआई की जरूरत से ज्यादा होगी, जो मैं बात भी कर रहा था। तो एफआई जहां शॉर्ट है वो उसकी पोजीशन को क्लोज करेंगे। तो बैंकिंग एचडीएफसी बैंक में एफआई का शॉर्ट बहुत ज्यादा बना हुआ है। तो इसलिए आपको वो मूव आपको देखने को मिल रहा है। जो बैंकिंग सेक्टर में क्यों चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर चलने का एक बड़ा रीजन ये है सर, क्योंकि एफआई का शॉर्ट वहां पर है, तो अपना शॉर्ट कवर करने के लिए आ रहे हैं। अपना माल आप इंडियन मार्केट में वो आएंगे। जो हमने बात भी की थी, कई बार बात की, 2026 में आपको एफआई एंड ऑफ द ईयर आपको पॉजिटिव दिखेगा। वो मुझे लगता है अब से स्टार्ट हो सकता है, जो आपको धीरे धीरे एफआई का फ्लो आते हुए दिखे इंडियन मार्केट में। अब मैं बात करता हूँ सर एचडीएफसी बैंक की, जो आप पूछ रहे हो। एचडीएफसी बैंक सर अगर आज क्लोजिंग बेसिस पे इसी लेवल पे क्लोज हो जाए 950 या उसके ऊपर, तो मुझे लगता है ये स्टॉक वापस 1040 से 1070 तक जा सकता है। जो यहाँ से 8 से 10% का मूव हो सकता है स्टॉक। काफी अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके साथ साथ ना सर एक तबका जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा सर, आपने कुछ बैंकों की बातचीत तो करी,
पीएसयू बैंकों को लेकर बजट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी बनी थी सर, जो सरकार की बोरिंग का नंबर आया था उसके बाद, और कुछ कंसोलिडेशन को लेकर खबर नहीं आई है। कुछ सुगबुगाहट ऐसी बाजार में है सर कि 20% से बढ़ाकर ना जो एफडीआई लिमिट है इस पूरे सेक्टर में, वो उसको शायद 49% किया जा सकता है। तो आप तो सर पीएसयू बैंकों पर काफ़ी बुलिश रहे हैं, हम बजट के दिन भी बातचीत कर रहे थे। क्या पीएसयू बैंक ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं आपको या फिर निजी बैंक? सर मुझे निजी बैंक में स्मॉल और मिड कैप बैंक ज्यादा अच्छा लग रहा है, और पीएसयू बैंक मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने उस बजट के दिन भी बोला था, कल भी बोला था। जो करेक्शन मिल रहा है ये आपके लेने की अपॉर्चुनिटी है, ना कि बेचने की। आप देख लीजिए कैन बैंक सर 140 से 138 का वापिस 150 152 हो गया है। बैंक ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे थे, वो आया था सर 148 147 के करीब, 160 के करीब हो गया। मतलब यहाँ से 8-10% ऑलरेडी चल चुका है। बट यहाँ से भी मुझे लगता है यहाँ पर भी काफी अच्छा मूव आ सकता है। कल सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 110 115 रुपया था, वहां से आज 150 रुपया है, 180 जाके आया है सुबह सुबह। 1080 की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये सारे स्टॉक अच्छा करेंगे। इसके अलावा सर आरबीएल बैंक मुझे अच्छा लग रहा है, एयू बैंक अच्छा लग रहा है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा लग रहा है, करूर वैश्य बैंक अच्छा लग रहा है। ये प्राइवेट बैंक में बात करूं, और बड़े बैंक में मुझे एक ही बैंक अच्छा लग रहा है, वो है एक्सिस बैंक। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो कई सारे पीएसयू बैंकों के नाम आपने लिए ही हैं, अब स्मॉल फाइनेंस बैंकों के नाम भी इसमें आ गए, और एक्सिस बैंक एक और निजी क्षेत्र का बैंक है जहां पे आप फोकस करके चल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना सर, अगर हम ट्रेड डील के बेनिफिशरीज की बातचीत करें तो मैं एक जेफरीज की रिपोर्ट पढ़ रहा था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एटर्नल को एक बड़ा फेवरेट बताया है अपने मॉडल पोर्टफोलियो में। उन्होंने इसको जगह दी है, और इसके साथ साथ उन्होंने मेटल्स पे एक्सपोजर बढ़ाया है, हालांकि आईटी स्टॉक्स पे कम किया है। तो सर एटर्नल की बात हम करें उससे पहले जरा आईटी स्टॉक्स जो कि बड़े बेनिफिशरीज के तौर पर देखे जा सकते हैं, डायरेक्टली मैं बात नहीं कर रहा हूं, इनके ऊपर कोई टैरिफ की ज़्यादा चिंता नहीं थी। दिक्कत की बात थी कि जो आईटी स्पेंडिंग होती है सर, उसको लेकर अब क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी। तो क्या मान के चलें सर आईटी स्टॉक्स का बुरा दौर खत्म हो गया है, जिसको मीडियम टर्म के लिए या फिर लंबी अवधि के लिए आईटी में खरीदारी शुरू करनी है, बेस्ट मौका आ गया अब? सर मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है मिड कैप आईटी और स्मॉल कैप आईटी अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, उसमें मुझे लगता है। बट लार्ज कैप आईटी में अभी भी मैं बुलिश नहीं हूँ। जस्ट क्योंकि आईटी में क्लैरिटी जरूर है, बट आईटी में दिक्कत ये है इनका ग्रोथ पाथ नहीं है, क्योंकि ये न्यू एज में अभी तक अपने आप को पूरी तरह से ढाल नहीं पाए हैं। अभी तो सर इनका छटाई चल रही है, एम्प्लॉयज किस तरह से निकाल रहे हैं आप देख ही रहे हैं। तो अभी तो सर कंसोलिडेशन जोन रहेगा आने वाले 2 से 4 क्वार्टर तक। मतलब 1 साल तक मुझे अभी भी कोई बड़ा मूव, इन्फोसिस हो या टीसीएस हो, 5 7 10% 15% तक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो उससे ज्यादा मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा, बट मतलब ये आप मिड कह रहे कैप हैं आईटी कि जो है, टीटीएस हो, टाटा एलेक्सी हो, केपीआईटी हो, या एचसीएल टेक हो, ये सारे स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं। पर्सिस्टेंट सिस्टम हो, कोफोर्ज हो, ये सारे नाम मैंने बहुत सारे नाम ले लिए, ये सारे स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है, ओके। एटर्नल पे आपकी राय दीजिए सर, जेफरीज ने इनको अपने मॉडल पोर्टफोलियो में शामिल किया है। सर एटर्नल में क्या है, मेरी ताकत के बाहर का फंडामेंटल्स है। मैं उस फंडामेंटल को तो चेज नहीं कर सकता, बट इटरनल को चेज मिस नहीं करना चाहिए। इटरनल क्या है, फंडामेंटल तो समझ में नहीं आ रहा। मैं ये बात सच है, क्योंकि न्यू एज टेक की कंपनी है, तो लॉस मेकिंग कंपनी होके या कम प्रॉफिट में भी इनका वैल्यूएशन 4-4 5-5 लाख करोड़ के मार्केट कैप में पहुंच चुका है। तो आपको मगर मिस नहीं करना चाहिए, तो आपको स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम करना चाहिए। अगर किसी को पोजिशनल, आज मैं सर इंट्राडे की बात कर भी नहीं रहा हूँ, आज मैं 3 महीना 6 महीने की बात कर रहा हूँ। उसके हिसाब से अगर ट्रेड करना है किसी को, तो 255 टू 60 के करीब का अगर आप स्टॉप लॉस लगा के इस कंपनी को काम करें, तो मुझे लगता है इंटरनल आपको अच्छा खासा 350 से 450 रुपए तक का मूव दिखा सकता है आने वाले 6-12 महीने में। बट ये प्योरली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल मेरा से थोड़ा सा इसमें मेरा हाथ इतना अच्छा है नहीं। सर भारत से ना जो सोलर उत्पाद है ना, वो भारी मात्रा में यूएस को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो उसमें वारी एनर्जीज हुआ, प्रेमियर एनर्जीज हुआ, और उसके साथ साथ सुजलॉन, चूंकि ये इसी स्पेस में ही ऑपरेट करने वाली कंपनियां हैं। तो क्या इस ट्रेड डील होने के बाद इन स्टॉक्स का और इस सेक्टर का, स्पेशली जो रिन्यूएबल है, सोलर वाली कंपनियां हैं, इनका भी कुछ सेंटीमेंट सुधरेगा? क्या आउटलुक में कुछ बदलाव आएगा इसमें? एक्मे सोलर भी आप चाहें तो जोड़ लीजिए।
सर अभी सोलर इंडस्ट्री में मैं हाथ लगाने के लिए मना करूंगा, क्योंकि एक बार इनके फंडामेंटली एक दो, आज का ट्रेड अलग बात है, मैं आज के ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ। आज हो सकता है 5%, 7%, 10% कोई भी स्टॉक चल जाए, मगर वापिस इसको सेटल डाउन होने दीजिए। देखिए 2-3 दिन के बाद वापिस से सोलर इंडस्ट्री चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये स्टॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। क्योंकि लास्ट 17-18 महीना हो गया सर, एनर्जी सेक्टर में ही डाउन ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड क्या खत्म हो गया है बोलना मुश्किल है। लॉन्ग टर्म में मैं बुलिश हूं एनर्जी सेक्टर में, बट अभी के लिए हमारे पोर्टफोलियो में जीरो एलोकेशन है एनर्जी सेक्टर, वेट एंड वॉच लिस्ट में है। अभी इसमें हम बाइंग की सलाह भी नहीं दे रहे, ना ही अपने पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं। ठीक है सर, ओवरऑल देखा जाए ना, कुछ डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं, कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं। जैसे हम बैंकिंग की भी बात कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज की बात करें सर, तो बाजार वाला तबका जो है, कैपिटल मार्केट वाला जो स्पेस है, वो बेनिफिशरी होगा। चाहे आप एक्सचेंजेस की बात करें या फिर इसमें आप CDSL, NSDL जैसी कंपनीज हैं, उनकी बातचीत कर लीजिए। प्लस जो AMCs हैं, उनको भी आप देखेंगे ना, तो वो भी एक इनडायरेक्ट बेनिफिशरी के रूप में आप इनको देख सकते हैं। आज सारे ही स्टॉक एक्टिव हैं सर। इसमें निप्पॉन लाइफ AMC एक बार दिखाइए, 9.5% का अपमूव यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो इनडायरेक्ट बेनिफिशरी के तौर पर अगर हमें किसी को देखना है, तो इसमें आप चाहे तो ब्रोकिंग कंपनी को भी ऐड कर लीजिए, जिनके वॉल्यूम्स के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि STT बड़ा है। तो आप अगर सर इस डील के बेसिस पर अगर कोई कैपिटल मार्केट स्पेस का स्टॉक उठाना है, कोई मार्केट से जुड़ा हुआ स्टॉक अगर पिक करना है, तो कौन सा नाम होगा सर? सर मैंने 2 दिन पहले ही आपको एक ETF के बारे में बात की थी, मोतीलाल ओसवाल का हाँ कैपिटल हाँ। मार्केट ETF। मुझे लगता है वहां पर फोकस रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाला 1 साल सर ब्रोकिंग कंपनीज के लिए अच्छा नहीं होगा। जो डिस्काउंट ब्रोकिंग हो या जो FNO में ज्यादा ट्रेड कराते हैं, चाहे वो एंजल वन टाइप की कंपनीज हो उनको, क्योंकि हम जब रिजल्ट आएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उनका रिजल्ट तो 20% के करीब का डाउन होकर आएगा, क्योंकि 20% का इनको धक्का लगेगा STT बनने के लिए। तो हम जो कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर कंपेयर करते हैं, तो जब कंपेयर करेंगे पिछले साल से इस साल का, वो एक हर 4 क्वार्टर तक चलेगा ये कंपैरिजन। तो 4 क्वार्टर तक हम पुराने कंपैरिजन में 20% का डाउन साइड सेल देख सकते हैं। हो सकता है मार्केट जब चलने लग जाए तो ये डाउन साइड सेल कम हो जाए, या कम मार्केट चलने की वजह से पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, वो अलग चीज है। अदरवाइज हम मुझे ब्रोकिंग फर्म में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, तो इसलिए वो ETF देके चल सकता है। मोतीलाल ओसवाल जो हमने बात की थी, डिफेंस वाला खुला है सर ये, कैपिटल मार्केट की मैं बात कर रहा था। अदरवाइज आप कर सकते हैं CDSL ले सकते हैं, आप BSE ले सकते हैं, NSE आ रहा है, तो CDSL BSE में भी एक रैप अप इफेक्ट देखने को मिलेगा NSE के IPO की वजह से, तो वहां पर भी एक मूव आ सकता है। इसके अलावा NSDL भी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका था, वो भी स्टॉक अच्छा लग रहा है। HDFC AMC, निपॉन भी काफी अच्छा लग रहा है। और ICICI प्रूडेंशियल आपको याद हो, ICICI जो एसेट मैनेजमेंट है, जब आया था हमने बात की थी, ये आपको 10 दिन, 1 महीना 2 महीना नहीं, 3, 5 और 10 साल के हिसाब से आपको लेना चाहिए स्टॉक को, तो वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। सर इसके साथ साथ ना मैं दर्शकों के सवालों की ओर भी बढ़ता हूँ। बस मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है, जो कि बाज़ार में काफ़ी एक्टिव है, जो एक तबका, उसमें अदानी ग्रुप की बात तो मैंने ऑलरेडी कर ही ली है, हमने रिलायंस की भी बातचीत कर ली है। NBFCs भी सर आज के सेशन में काफ़ी एक्टिव हैं बैंकों के साथ साथ। तो उसमें कुछ कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट्स भी आए, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस है। अब इनमें सर जो अपमूव बन रहा है, एक बार बजाज हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट दिखा दीजिए। 21% सर इनका मुनाफा बढ़कर आया था, NI में हमने 19% का जंप देखा था। तो अगर NBFCs में अगर किसी को पिक करना हो सर, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस या फिर इसकी पेरेंट बजाज फाइनेंस? सर मुझे बजाज फाइनेंस ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो उसमें ध्यान देना चाहिए। बजाज फाइनेंस ये काफी अच्छा कर सकता है। जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, ये मुझे आज भी थोड़ा सा महंगा लगता है, तो अभी हम इसको अवॉइड करेंगे। बजाज फाइनेंस काफी अच्छा लग रहा है। सर एक चीज और बोलना चाहूंगा, अदानी ग्रीन जो आपने स्पॉट किया था, वो स्टॉक देखिए ऑलमोस्ट 11% ऊपर हो गया है। अदानी ENT भी ऑलमोस्ट 10% ऊपर आ चुका है। सर वो था ही ना कि क्योंकि सेंटीमेंट नेगेटिव था इन स्टॉक्स के लिए, क्योंकि ट्रेड डील अगर नहीं हो रही थी तो दबाव इन्हीं ही कॉर्पोरेट घरानों की तरफ से बनाया जा रहा था। तो अगर कोई एपिसेंटर था या फिर तूफान का अगर केंद्र बिंदु था, तो वो अदानी ग्रीन ही था इस पूरे स्पेस में। और वहीं पे आप देखिए ज़्यादा एक्शन पॉजिटिव साइड पर आपको बनता हुआ
दिख भी रहा है। हालांकि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं सर कि अदानी पोर्ट्स माफ़ कीजिए, ये एक स्टॉक है जो कि ज़्यादा अच्छा है फंडामेंटली इस पूरे ग्रुप में, जहां पर आपको नज़र रख के चलनी चाहिए। सर जो स्टॉक्स ज़्यादा एक्शन में लाइमलाइट में देखेंगे आप हाईलाइट कीजिएगा। मैं कुछ दर्शकों के सवाल भी ले रहा हूं कि उनकी क्या भावनाएं हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग होंगे उत्साहित होंगे, उनके पोर्टफोलियो में ग्रीन नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मार्केट तो उत्साहित है ही है, उसके साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप में भी आप देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्ट है। मिड कैप इंडेक्स आप देखेंगे, एक बार दिखा दीजिए, निफ्टी मिड 100 3% की मजबूती के साथ फिलहाल आपको मिड कैप इंडेक्स कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो सवाल में सर सबसे पहले एक साहिब मोहम्मद जी का सवाल सबसे पहले हमारे पास आया है। सर ये कह रहे हैं कि एक तो स्मार्ट को वर्किंग स्पेसेस, दूसरा अवंती फीड्स और आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज में क्या करें सर? आई थिंक इनके पास हैं ये तीनों स्टॉक। एक एक का नाम बताइएगा। स्मार्ट वर्क्स पहले सर, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क से ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा। आज भी ये चल नहीं रहा, तो वो बोलना और भी खराब है। तो अभी तो इसको अवॉइड करें, अगर है उस केस में आप 435 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अवंती फीड्स जिसकी हमने पहले भी बात की है सर। अवंती फीड सर अच्छा लग रहा है, तो मेरे हिसाब से तो स्टॉक को अगर आपके पास है तो होल्ड करें। आप बेचने की जल्दी ना करें। रेजिस्टेंस जोन के पास खड़ा है अभी 950 एक रेजिस्टेंस जोन है, वो उसको छू के नीचे आया है रेजिस्टेंस से। तो एक बार वापिस से चलना स्टार्ट करेगा तो उस केस में अगर 960 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 1100 तक भी जा सकता है। आपके लिए जो स्टॉप लॉस है आज के दिन पे 880 का है, 880। ठीक है, ओके। एक अनिल पटेल जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, ये कह रहे हैं कि सर मेरे पास अच्छा पहले आइडिया फोर्स बता दी सर। ये जो मोहम्मद जी का सवाल था, ये इन्होंने आइडिया फोर्स भी पूछा था, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज। इसमें से अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। डिफेंस में ये स्टॉक आता है। ऊपर के जब आईपीओ आया था 1330 का आया था, अब 440 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 130 रह गया है। तो अब भी बेचने का सलाह नहीं दूंगा, बट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा 390 रुपए में। अगर 390 रुपए टूटता है तब इसमें दिक्कत है, और इसमें मूवमेंट से आएगी 500 रुपए के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद। ठीक है। अच्छा एक सवाल ना, बाकी 2-3 लोगों को सरपास करके मैं थोड़ा सा बाईपास करके ये सवाल ले रहा हूँ। ऋषिकेश कुमार जी का मुझे सवाल बहुत अच्छा लगा, मैं 3-4 लोगों के सवाल एक साथ देखता रहता हूँ कि अगला सवाल हो मेरे पास सर पूछने के लिए। ये कह रहे हैं सर कि बैंकिंग शेयरों में प्रॉफिट बुक करके क्या टेक्सटाइल और ज्वेलरी शेयरों में इन्वेस्ट करें? अगर हाँ तो फिर 3-4 नाम सजेस्ट कीजिए आप। तो सारे नाम तो हमने आज डिस्कस कर ही लिए हैं, तो आप थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो दिख जाएगा। बट ये बैंकिंग स्टॉक मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो बैंकिंग में प्रॉफिट बुक ना करें। अगर आपके पास एनर्जी स्टॉक्स है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास रेलवे स्टॉक्स है वहां पर प्रॉफिट बुक कर ले, या लॉस बुक करें, जो भी है। जो लॉस है वहां पर निकले, जो चल रहा है उसको जल्दी से बेचने की कोशिश ना करें। अच्छा ठीक है, ओके। एक सर अनिल पटेल जी, जैसे मैं कह रहा था, ये हमारे वीआईपी मेंबर हैं, अभी थोड़े टाइम पहले हमारे साथ जुड़े, कह रहे हैं कि सर मेरे पास टीएमपीवी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 5000 शेयर हैं सर, 490 रुपये का एवरेज प्राइस है। कह रहे हैं कि क्या मुझे इसको सेल कर देना चाहिए और किसी और स्टॉक में मूव कर जाना चाहिए? और ये भी कह रहे हैं, दूसरा सवाल इनका ये भी है कि HDFC बैंक और जियो फाइनेंशियल या कोई और ऐसा अदानी ग्रुप का स्टॉक या फिर अदानी पावर, इनके पास 9000 शेयर हैं सर। कह रहे हैं कि मुझे बताइए इनके लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है। ओके, एक एक अगर लेते हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स डाउन साइड ट्रेंड चल रहा है सर 700 रुपए के बाद से ही, और डाउन साइड ही चल रहा है। 370 का भाव अभी चल रहा है। मेरे हिसाब से आपको निकलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है स्टॉक पे। तो 340 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। एक बार ये स्टॉक 400 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब जाके इसमें मूव आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। मगर चांसेस क्या है? चांसेस है सर ये 400 के ऊपर बहुत जल्दी क्लोज हो सकता है, तो मेरे हिसाब से इसको होल्ड रखें। दूसरा स्टॉक क्या था सर? टीएमपीवी के अलावा सर इनके पास इन्होंने जो पूछा था सवाल, अदानी पावर। हाँ अदानी पावर तो था ही था। उसके पहले सर ये कह रहे थे कि आप बोले तो मैं इस स्टॉक से शिफ्ट कर जाऊं और शिफ्ट करके किसी और स्टॉक में जा सकता हूं, अगर आप बोले तो। नहीं, अभी तो होल्ड रखें सर टाटा मोटर्स पे। या फिर अदानी HDFC, पावर, या फिर शिफ्ट करके HDFC बैंक या जियो फाइनेंस में चला जाऊं। जियो फाइनेंस लेना नहीं है। वो भी आपको पैसा नहीं बना के देगा। HDFC बैंक 10-15% बना के दे सकता है, तो आप वहां देख सकते हैं। वो अलग बात है। अगर आपको जाना है तो मेरे हिसाब से स्मॉल मिड कैप बैंक्स में जा सकते हैं। करूर वैश्य बैंक देखिए, काफी अच्छा कर रहा है।
उस पर ध्यान दे सकते हैं। सिटी यूनियन बैंक देख सकते हैं, अगर बैंकिंग में जाना ही है आपको तो वहां पैसा बन सकता है अच्छा खासा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पीएसयू बैंक्स तो अच्छे लगे ही रहे, या ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके साथ साथ सर जो अनिल पटेल जी का सवाल था उसके बाद नैन्सी जी का सवाल आया, कैन गुड मॉर्निंग, इफ सम स्टॉक डजंट गो अप टुडे व्हाट टू डू विद इट सर। आज के दिन भी अगर कोई स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है उसका क्या किया जाए। दूसरा सवाल इनका है कि ऑल्सो विल गोल्ड सिल्वर सी अ स्मॉल फॉल टुडे। वैसे अभी साइन लेने दो, मिठाई मत बांट, अच्छा कह रहे कि अभी थोड़ा सा वेट कर लो, मिठाइयाँ मत बांटो। गोल्ड सिल्वर पर दूसरा सवाल है सर इनका। पहले तो ऐसे कोई स्टॉक जो आज नहीं चल रहा तो कह रहे हैं उस पर क्या किया जाए। सर होता है, ऐसा दिन भी आता है जहां पर कुछ कुछ स्टॉक्स नहीं चलते अच्छा दिनों में भी। तो अब ऐसा एक स्टॉक के नाम ले लूं मैं तो आप देखोगे पीबी फिनटेक सर 3% डाउन है, और कंटिन्यूअस ये डाउन ही दिखा रहा है। तो इसमें तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है। 4% हो गया बात करते करते 3% से। मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक हो सकता है 1430 1420 तक आ सकता है। तो ऐसे स्टॉक से निकलना ही कोशिश करें, बट मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा स्टॉक है। अब वो स्टॉक का नाम होता तो मैं कमेंट्री कर सकता था, हो सकता कोई कोई स्टॉक ऐसा भी होते हैं सर जो चल नहीं रहे आज, मगर उसका ट्रेंड जो है आप ट्रेंड में है तो मैं निकलने का सलाह नहीं दूंगा, बट स्टॉक का नाम क्योंकि नहीं पता तो मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पीबी फिनटेक की जहाँ तक बात है ना सर, इनके रिजल्ट्स आए हैं जिसका रिएक्शन आप देख रहे हैं स्टॉक के ऊपर। हालांकि इनका मुनाफा 2.3 गुना के आसपास ग्रो किया है, रेवेन्यू में भी 37% का जंप है। अबिड्डा इनका 27 करोड़ वाला 158.8 करोड़ पर आ गया, और मार्जिन जो 2.1% वाले थे वो 9% पर आ गए। फिर आप बोलेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि पीबी फिनटेक गिर रहा है या फिर पॉलिसी बाजार के स्टॉक में गिरावट आ रही है। नंबर्स तो बहुत शानदार हैं, 3.25 गुना मुनाफा बढ़ गया। इसके साथ साथ खबर ये आ गई सर कि बोर्ड ने ना क्यूआईपी के जरिए फंड रेजिंग को मंजूरी दे दी है। फंड रेजिंग क्यूआईपी इशू शायद इनका 5 तारीख के आसपास का भी खुल सकता है, और ये जो फंड रेजिंग की जाएगी क्यूआईपी के जरिए, वैसे ये 2100 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी पर बैठे हुए हैं सर। तो ये जो फंड रेजिंग होगी उससे ये एक फॉरेन में एक्विजिशन कर सकते हैं, एक इंटरनेशनल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पकड़ने का इनका इरादा है, उसे एक्वायर करने का इरादा है, जो शायद बाजार ने पसंद नहीं किया है इतने ज़बरदस्त नंबर्स होने के बावजूद। ये 4% का जो फॉल है सर, आप कह रहे हैं 1250 तक ले जाएगा स्टॉक को। नहीं सर, 1300 1350 की बात की थी मैंने एक बार के लिए। अच्छा, तो जिनके पास हैं सर फिर वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं अगर बन रहा है कोई तो। हाँ, प्रॉफिट बन रहा है या लॉस बन रहा है जो भी है, निकलना ही सही रहेगा। 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ दिया है और अच्छी वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, तो मुझे लगता है और भी 100-200 पॉइंट तो नीचे जाने के चांसेस है। ठीक है। एक ना सर आप मुझे टाटा केमिकल भी देखिए, टाटा केमिकल का शेयर काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया था। चलो आज तो ट्रेड डील का इम्पैक्ट है, उसके बावजूद ये स्टॉक नहीं चलने को तैयार है सर। खुला था 757 पर, 764 का हाई लगाया, लेकिन उसके बाद आप देखिए वापस आ गया डे लो के आसपास। क्यों? क्योंकि इसके रिजल्ट्स देखिए, घाटा आया सर इनका, और घाटा बढ़कर आया। पिछले साल भी इसी क्वार्टर में घाटा था 53 करोड़ का, वो घाटा अब आ गया है 93 करोड़ पर। रेवेन्यू भी घटकर आए, अबिड्डा में 20% का ड्रॉप है, मार्जिन भी घटे हैं। कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जहां पे इन्होंने डिसअपॉइंट करने में कमी छोड़ी हो। और लेबर कोड का भी इंपैक्ट है 54 करोड़ रुपए का, जिस वजह से ये घाटा इनका और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। तो सर टाटा केमिकल्स में इन लेवल्स के आसपास क्या खरीदारी करनी चाहिए? अब 20% बढ़े हुए या चले हुए स्टॉक्स नहीं लेने, तो क्या ऐसे स्टॉक्स पर फोकस किया जा सकता है? नहीं, हाथ ना लगाएं स्टॉक पे। मुझे लगता है और भी डाउनसाइड है सर। ये मैनेजमेंट डिवेन कंपनी है टाटा केमिकल, और इसमें क्या हो रहा है सर, तो कोई रिक्सी ट्रेड नहीं ले रहे, वो सोडियम के ऊपर ही ये केमिकल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मार्केट में इतना अपॉर्चुनिटीज आ रहा है केमिकल सेक्टर में, बट उस जगह पे ये ग्रोथ नहीं कर रहे, जहां पर कम मार्जिन वाला ग्रोथ है वहीं कर रहे हैं। तो सैलरी जस्टिफाइड कर रहे हैं बस अपनी, उतना जितना चाहिए उतना ही, वो मार्केट को पसंद नहीं कर पा रहा, और इसी वजह से इसमें एक बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है ये कंटिन्यू अभी भी रह सकता है करेक्शन या डाउन ट्रेंड, तो इस पे तो हाथ ना लगाए तो ज्यादा अच्छा है। सिल्वर की जहाँ तक बात है सर, जो नैन्सी जी का दूसरा सवाल था, आज 8.25% का अप मूव दिख रहा है। कल जहाँ हमने 2,20,000 के आसपास के लेवल्स देखे थे सिल्वर में, एक बार भाव दिखा दीजिए। 2,54,000 के आसपास ट्रेड हो रही है सर चांदी, सिल्वर का जो 5 मार्च का फ्यूचर है। तो सर सोने चांदी में ये नैन्सी जी कह रही थी कि आज कुछ गिरावट हो सकती है। इस डील का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं है सर सोने चांदी को लेकर, तो आज तो अप मूव दिख ही रहा है, कंटिन्यू मतलब हो रही है जो रिकवरी है। तो ये सस्टेनेबल है रिकवरी सर? क्या हो चुका है जितना डाउनफॉल होना था सोने चांदी में?
तो सोना चांदी में डाउनफॉल ऑलमोस्ट डन है, बट ऐसा नहीं होगा तो भाग के कहीं चला जाएगा। अब मुझे लगता है इसी रेंज में 220 230 के नीचे और 280 290 के ऊपर इसी बीच में अब ट्रेड करना चाहिए कुछ दिनों तक। अब वापिस अगर चल जाए वो फोमो वापिस आ जाएगा, वैसा होना नहीं चाहिए बहुत जल्दी। तो इसी रेंज में अभी रहना चाहिए सर। अच्छा, सोने चांदी दोनों की बात करें तो जी जी। ठीक है। तो फिर इसके बेसिस पर सर, एक तो वो जो गोल्ड फाइनेंसिंग वाले स्टॉक्स हैं, मन्नापुरम, मुथूट जैसे, और हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, इस पे क्या राय देंगे अभी आप? सर हिंदुस्तान कॉपर अभी भी मेरा नेगेटिव जोन में ही है, क्योंकि मुझे वैल्यूएशन समझ में नहीं आता। वो चलेगा, वो स्टॉक चलेगा, बट मैं उस स्टॉक पे हाथ नहीं लगाने का मना कर रहा हूँ, क्योंकि फंसने का चांस ज्यादा रहता है। हिंदुस्तान जिंक काफी अच्छा लग रहा है सर, कल भी हमने बात की थी। हिंदुस्तान जिंक 560-70 में 610 में जाके जाके बंद हुआ था। और हिंदुस्तान जिंक मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। इस स्टॉक पे जो पॉजिटिविटी चांदी में दिखा है सर, 2 लाख 2.5 लाख के भाव में भी जो दिखा है, इसमें भी काफी इनका रिजल्ट काफी अच्छा आने वाला है आने वाले क्वार्टर्स में। तो हिंदुस्तान जिंक में नजर रखनी चाहिए। ठीक है, ओके। एक तबका जो छूट गया ना सर आज हमसे, ट्रेड डील का जो एस्पेक्ट हम कवर कर रहे हैं, वो है राइस एक्सपोर्ट वाला, चाहे वो एलटी फूड्स हो, केआरबीएल हो। अब एलटी फूड्स देखिए सर, 400 रुपये का लेवल पार करके 12-13% के आसपास की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है सर। ये जो चावल एक्सपोर्ट वाली कंपनीज हैं या फिर फूड वाली कंपनीज जो हैं, प्रोसेस फूड हुआ या फिर चावल राइस एक्सपोर्ट वाली, इनमें से कोई नाम जो आपको सबसे अच्छा लग रहा हो? सो देखना पड़ेगा सर, वापस बोलिएगा। एलटी फूड्स, एलटी फूड्स, कोहिनूर, केआरबीएल। एलटी फूड अगर किसी को रिस्क लेना है तो ले सकते हैं। 390 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, जो आजकल लो के थोड़ा सा नीचे है। कोहिनूर या केआरबीएल में नहीं? केआरबीएल नहीं, और कोहिनूर भी देख लेता हूँ मैं साथ में। ठीक है, ओके। इसके अलावा सर, कोहिनूर तो अवॉइड ही करें पूरी तरह से। कोहिनूर, केआरबीएल ठीक लग रहा है, बट एलटी फूड अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कल सर लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के नंबर्स आए थे, उसके बाद ना आज अनिल कुमार जी हमारे एक प्राइम मेंबर है, उनका सवाल आया, कह रहे हैं कि लेटेंट व्यू पे क्या एनालिसिस है सर, इज इट राइट टाइम टू बाय नाउ? लेटेंट व्यू अच्छा लग रहा है सर, लेटेंट व्यू में। बट ये स्टॉक काफी दिनों से साइडवेज है। जब से आईपीओ आया है 2022 से ही ये मूव नहीं दिखा रहा। इसका जो मूव आएगा 530 के ऊपर अच्छा आएगा। पर अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हो। 425 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। देखें एक बार 510 520 निकले तो इसमें बहुत बड़ा मूव आ सकता है। अच्छा, ठीक है, ओके। नाइब सर, एक NIBE करके शेयर है, ये राजकुमार जी हमारे प्राइम मेंबर है, वो पूछ रहे हैं कि नाइब लिया हुआ, कह रहे मैंने 1692 रुपये के रेट पर 1700 के आसपास लिया है सर, और स्टॉक देखिए 1050 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा घाटा हो गया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, जाहिर सी बात इन्होंने। अब क्या करेंगे? सर नाइट तो अच्छा नहीं लग रहा, तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं मैक्सिमम 975 का। बट निकल जाना चाहिए था पहले ही। नहीं, निकल तो जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या वे आउट है सर? सर स्टॉप लॉस लगा लें सर, लास्ट 970 का, इतना ही बोल सकता हूँ। वो टूट जाए तो फिर निकल जाना चाहिए। जी जी जी। ओके, ठीक है सर। संवर्धन मदरसन में क्या करें? 92 की बाइंग है। दिलीप कुमार जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि 450 शेयर है मेरे पास इस पे। इसको होल्ड करें सर, होल्ड करें। काफी दिनों से ये रेंज में है, और रेंज आज अच्छा नाम के बाद ब्रेकआउट शायद हो जाए। तो एक बार ये ब्रेकआउट आ जाएगा ना, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कर सकता है। तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए संवर्धन मदरसन। ठीक है। प्रोटीन ई गव करके जो शेयर है सर, वो भी आज 2.25% ऊपर है, 1.5% के आसपास। इसको लेकर एक हमारे दर्शक हैं जिनका सवाल आया है, सानवी सावंत जी हैं। ये कह रही हैं कि इसका आप रिव्यू कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या इसमें सर? काफ़ी टाइम के बाद इस स्टॉक की चर्चा हो रही है आज। सर नहीं करना है, नहीं करना है, हम नहीं करना है। क्योंकि गवर्नमेंट के सबसे अच्छे प्लेयर्स में से माना जाता था। जो माना हम जाता पैन था। कार्ड का काम कर रहे हैं, उसका काम ही बंद कर दिया। सर गवर्नमेंट में ये थोड़ा सी दिक्कत है। कोई अच्छा काम कर रहा, कभी कभार इस तरह की कंपनी का हालत खराब कर देते हैं, बोलना मुश्किल है। जैसे IEX है, बहुत अच्छी कंपनी है, मगर उसमें हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ लेकर आ जाते हैं, और वो कंपनी कभी नहीं चल पाती। अब वैसे ही प्रोटीन ही गवर्नेंस है, वहां पर भी वही दिक्कत है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा इस कंपनी में है, तो काइंडली अवॉइड करें।
शुभजीत रॉय जी कह रहे हैं सर 3 नाम इन्होंने बोले हैं। एक तो एमटा टेक, कल भी डिस्कस हुआ, बजट वाले दिन भी हमने डिस्कस किया था, 2750 वाला 3100 हो गया। दूसरा नाम है सर केन्स टेक्नोलॉजीज और तीसरा है यूनियन बैंक का। ये कह रहे हैं कि करंट प्राइस पे इन तीनों स्टॉक्स को ले सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है 3 साल का। एक एक करके नाम बताइएगा वापिस। एमटा टेक, एमडीए टेक ले सकते हैं सर ना, हर करेक्शन में इसको लेना चाहिए। केन्स टेक्नोलॉजीज, केन्स में सर सीजी इशू है तो मैं इसमें अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। वैल्यूएशन वाइज सस्ता हो चुका है करेक्शन के बाद, मगर क्योंकि सीजी इशू है तो इसमें कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा सर। तीसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 170, 172, 178 में बहुत अच्छा है। इसको धीरे धीरे अकोमोडेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक आपने बैंक ऑफ इंडिया भी बोला था सर, बैंक ऑफ इंडिया बेहतर है हाँ। या सबसे ज़्यादा, या फिर यूनियन बैंक? सर यूनियन बैंक ले लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया ले सकते, कोई 5% ऊपर कोई 5% नीचे रिटर्न देगा, बोलना मुश्किल है मेरे लिए कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो दोनों बैंक अच्छे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, डिफेंस शेयरों में ना सर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई थी बजट के बाद, लेकिन ईयू डील के समय हमने देखा था काफ़ी अच्छा यूफोरिया बना था कि डिफेंस एक बड़ा पोर्शन है सर ईयू डील का। तो एक कोचिन शिपयार्ड को लेकर एक सवाल आया है सचिन जी का, कह रहे हैं कि मेरी बाइंग है 1825 रुपये की, 322 शेयर मेरे पास हैं। अब सर देखिए आज ये उन स्टॉक्स में से हैं जो नहीं चल रहे हैं, इनके दाम से काफ़ी नीचे है, 322 शेयर हैं सर, क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, आपका व्यू पूछ रहे हैं। कोचिस सीपेट सर अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, अगर आपका होल्डिंग पीरियड लंबा है तो होल्ड कर सकते हैं। 200 डेज में मूविंग एवरेज काफी पहले टूट चुका है तो मैं इस पे क्या कमेंट करूं, बट आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना पड़ेगा सर। होल्डिंग अगर लंबा भी रखते जाते हैं तो 1300 रुपए का, 200 पॉइंट वो भी नीचे है। अगर छोटा स्टॉप लॉस देने की बात करूं तो 1400 रुपए, 1415 रुपए का स्टॉप लॉस एक बनता है, 1420 का, वो लगा के होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है डाउन साइड रिस्क कम है तो बेचने की अब जल्दी ना करें। बेचना तो बहुत पहले था जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था इस कंपनी का, बट अभी हो चुका है करेक्शन मोटा मोटा, तो आगे जाके मुझे लगता है वापस चल सकता है स्टॉक। एक बार आप केपीआर मिल और वेल्सपन लिविंग दिखाइए। क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कि इनके तो सर्किट लगे हुए थे, तो केपीआर मिल में सर 20% का सर्किट था इसका, 1030 पे खुलने, एक सर्किट पे खुला था 1030 रुपये 80 पैसे के, अभी आ गया दाम 990 रुपये का, यानी कि सर्किट का जो लेवल था 20% का वो बढ़त 20% वाली रह गई है 15% के आसपास। और दूसरा है वेल्सपन लिविंग, दोनों ये टेक्सटाइल स्पेस की कंपनियां हैं जिनका यूएस से भारी मात्रा से रेवेन्यू आता है। ये वेल्सपन लिविंग का स्टॉक खुला ही था 140 रुपये 92 पैसे पर, अभी ये सर्किट खुल के 145 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। सर क्या ये मौका है प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि टिक नहीं पा रहे हैं सर सर्किट पे ये स्टॉक्स, है सप्लाई यहाँ पर? नहीं सर, ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको लेने का, ना कि बेचने का। और मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी देगा आपको लेने का, तो किसी वजह से थोड़ा सा और अगर करेक्शन मिलता है तो ऐड ऑन करने की सोचें, ना कि बेचने को। मतलब 145 पर वेल्सपन है, थोड़ा नीचे मिले तो इसको भी ऐड कीजिए। और केपीआर मिल जो कि 1030-80 पे खुला था, अभी 990 के आसपास है, 990 के आसपास या थोड़ा सा नीचे मिल जाए तो आप इसको ऐड कीजिए। जी ठीक है, कहाँ तक की डाउन साइड सर दिखती है आपको, मतलब कहाँ तक ऐड करें? 2-3% सर और टूट जाए, 2-3-4% उसके बाद। अच्छा, मतलब मैं टेक्सटाइल तो स्टार्टिंग में सर ये बोला था सर, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी उसके बाद वापस रैली स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि टेक्सटाइल में कोई भी नीचे का मूव अगर आता है, सर्किट खुलते हैं तो अपॉर्चुनिटी है ये, अगर सर्किट खुल रहे हैं तो। करेक्ट। ठीक है, तो केपीआर मिल और वेल्सपन लिविंग तो मैंने पूछे सर, और भी कोई नाम है जो आपको अच्छा लग रहा है? अभी तो नहीं सर, अभी मैं टेक्सटाइल में बोलना बहुत मुश्किल होगा। पीजीआईएल एक स्टॉक है, वो उसमें आप देख सकते हो, वो भी 13% ऊपर है अभी। वहां पर भी करेक्शन आ रहा है, थोड़ा सा अगर नीचे मिलता है 1730-40 के करीब, तब इसमें ऐड किया जा सकता है। पर्ल ग्लोबल, राइट? हाँ ठीक है, ओके। तो पीजीआईएल इसको मुझे सर भी 1 मिनट दीजिएगा सर प्लीज। हाँ हाँ, तो पीजीआईएल इसको आप देख सकते हैं, 13% के आसपास का अप मूव है। केपीआर मिल जो कि 20% के सर्किट पे खुला था, अभी 990 रुपये के आसपास है। और उसके साथ साथ आप वेल्सपन लिविंग इसको भी दिखा दीजिए, ये भी स्टॉक अपने 20% के अपर सर्किट पर खुला था, अभी सर्किट खुल गया है इसका। और ये जो 18.5% के आसपास का अप मूव है, 145 के आसपास का लेवल है, ये एंटर करने का मौका है। थोड़ा और नीचे मिल जाए 3-4% तो और भी बढ़िया है। ऐसा ही केपीआर मिल में भी जो 990 रुपये के आसपास का प्राइस है, उसे थोड़ा सा नीचे
अगर आपको मिल जाता है 2-3-4% के आसपास तो काफ़ी अच्छा मौका होगा इसमें एंटर करने का। और PGIL ये एक और स्टॉक है जहाँ पर आप पोजीशन अपनी बना के चल सकते हैं। बढ़िया लेवल्स हैं जहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। अच्छे अपमूव के बावजूद भी इन स्टॉक्स में जो गिरावट हुई है या फिर जो सर्किट के लेवल्स खुले हैं वो एक मौके के रूप में आप देख सकते हैं। एक सवाल आ रहा है सर रेलवे स्टॉक्स को लेकर। लोकेश जी अगर आप हमारे साथ हैं तो रेलवे स्टॉक्स की तेज़ी क्या खत्म हो चुकी है? तेजी खत्म तो सर 1 साल पहले हो चुकी थी, अब साइडवेज है। अपमूव अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, तो जिनके पास रखे हैं सर वो क्या करें अभी? सर होता क्या है सर, जब कोई चीज चल जाती है उसके ऊपर जाकर लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है। वही सिल्वर में होते हुए दिखा अभी, वही पहले रेलवे में और एनर्जी सेक्टर में होते हुए दिखा है। जब सेक्टर का अपमूव खत्म होता है तो एक बार के लिए निकल जाना चाहिए। वापस कब चलेगा बोलना बहुत मुश्किल है। हो सकता है 3 महीना 6 महीना बाद चले, हो सकता है सर 2-3 साल भी ना चले। तो इसमें कमेंट करना मुश्किल है, वो आपका कॉल है, आप क्या करेंगे। बट डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है, आप साइड पता नहीं कब चलेगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है सर। केमिकल स्टॉक्स में ना एक दो नाम और है जो कि मेरे जहन में आ रहे हैं जिनका यूएस में ठीक ठाक एक्सपोजर है। एक सर विनती ऑर्गेनिक्स देखिए आप, 38% के आसपास का इनका यूएस का एक्सपोजर है, यानी कि इनकी सेल्स का हिस्सा 38% के आसपास का वहाँ से आता है। तो एक तो आप विनती ऑर्गेनिक्स देखिए और दूसरा कैमलिन फाइन साइंसेस, इसको देखिए सर, इनका भी 25 से 30% यूएस का एक्सपोजर है। तो कैमलिन आज तो शायद सर्किट में है। 180 के ऊपर जब ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तब इसमें हम ध्यान देंगे। अच्छी कंपनी है बट अभी डाउन ट्रेंड खत्म नहीं हुआ, तो वो देखना। विनिटी ऑर्गेनिक का भी वही चीज है, डाउन ट्रेंड में ही है। आज मूव जरूर आया है थोड़ा सा, बट क्या ये रहेगा डाउन ट्रेंड में या नहीं रहेगा वो तो कुछ दिन के बाद मालूम चलेगा, जब ये स्टॉक क्लोज करेगा 1700 के ऊपर। तो जब तक 1700 के ऊपर ये क्लोज नहीं करता तब तक मैं विनिटी ऑर्गेनिक को भी बाई की बात नहीं करूंगा। तो केमिकल में सर एक आरती इंडस्ट्रीज और फिलिप्स कार्बन, ये आपको कैसे लग रहे हैं? क्या बोल रहे हैं सर? फिलिप कार्बन और आरती इंडस्ट्री। आरती अच्छा सा करेक्शन हो चुका है, मुझे लगता है केमिकल सेक्टर में अब अपमूव स्टार्ट हो सकता है। आरती उसमें से सबसे बढ़िया प्ले में से एक होगा। आपका स्टॉप लॉस आरती में 370 के करीब होना चाहिए, बट जिसका टारगेट सर अगर सही रहा सब कुछ तो 550 से लेके 600 रुपए तक जा सकता है बहुत जल्दी। ठीक है, ओके। एक सर आप आदित्य बिरला लाइफस्टाइल को देखिए, इसके कल नंबर्स आए थे बाजार बंद होने के बाद। 15% इनका मुनाफा बढ़ा, 10% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ है, अबिड्डा में 24% के आसपास का जंप और मार्जिन्स 2% के आसपास इंप्रूव होकर आए हैं। तो इन नंबर्स को बाजार ने पसंद किया, प्लस सेंटीमेंट सुधर गया, तो 12% के आसपास का अपमूव है सर। काफ़ी टाइम के बाद हम देख रहे हैं आदित्य बिरला लाइफस्टाइल, रिटेल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि एक्टिव होते हुए दिखे हैं। अब इसमें सर आज जो बाइंग इंटरेस्ट बना है वो 41 लाख शेयरों के वॉल्यूम के साथ बना है एक एक्सचेंज पर, आप देखें तो सर आदित्य बिरला लाइफस्टाइल में कुछ बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, इंस्टीट्यूशंस का वॉल्यूम देखकर ऐसा लग रहा है। सर ये मूव में फंसने की जरूरत नहीं है, मैं यही बोलने की कोशिश करूंगा। फंसने के चांसेस ज्यादा रहेगा। एक बार ये क्लोज होने दीजिए 130 के ऊपर, तब इसमें बात करेंगे। नहीं तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। ठीक है, चांसेस सही है। ठीक है। थोड़ा सर आगे की अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग बात करें तो कल से ना आरबीआई की पॉलिसी बैठक खुद शुरू हो जाएगी। 4-5-6 तारीख को इसका फैसला आएगा। तो सर इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है आपका? और बेसिस दैट एनबीएफसी स्टॉक्स मैंने आपको पूछे भी थे, बजाज फाइनेंस की बात हुई भी थी, उन पर किस तरह से नज़र रखें? क्या गुंजाइश है सर इस बार रेट कट की? 25 पैसा लग रहा है, हो सकता है। तो 25 पैसा का मैं सोच के चल रहा हूँ, और इस साल मुझे लगता है 25 पैसा का आना चाहिए। तो मोटा मोटा 75 पैसे का मेरा एक्सपेक्टेशन है सर। अच्छा, तो फिर इसको ध्यान में रखते हुए एनबीएफसी पर आपका क्या व्यू है? एनबीएफसी सर मैं पॉजिटिव हूँ। एनबीएफसी में श्रीराम फाइनेंस हो, चोलामंडलम फाइनेंस हो, सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग हो, ये सारी कंपनीज हमारी नजर में है और अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा एक सर आप मुझे येस बैंक पे भी आपकी राय दीजिए। जो आपने बैंकों पे बातचीत करी थी उस सूची में एक बार आपसे 19-20 रुपये के आसपास बातचीत हुई थी, अभी 21 रुपये 40 पैसे के आसपास है। उस सूची में पूरा सेक्टर में जो आपकी बुलिशनेस है उसमें येस बैंक कहाँ खड़ा होता है?
तो येस बैंक में ठीक लग रहा है, ये 26-27 रुपए तक जा सकता है ये स्टॉक। 19-20 रुपए का स्टॉक जो हमने बात की थी उस टाइम पे, वो अपना स्टॉप लॉस हो सकता है स्टॉक में। हम्म। मगर मुझे अगर बैंकिंग स्टॉक में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पर ज्यादा अप मूव है, तो मैं येस बैंक में क्यों जाऊं। बात वो है, उसके हिसाब से मुझे नेगेटिव लग रहा है। पॉजिटिव शेयर है, चलेगा, बट दूसरे स्टॉक से कम चलेगा, ये फर्क है। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, और कोई नाम सर जो आपको लग रहा है कि इस ट्रेड डील की वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है पॉजिटिव साइड पर? सर भारत फोर्ज की आपने बात की थी, भारत फोर्ज का आपने देखा नहीं था, बट भारत फोर्ज जब देख सकते हैं वो अच्छा कर सकता है ट्रेडिंग में। कल से ही वो वहां पर अपमूव देखने को मिल गया था, मार्केट को थोड़ा थोड़ा भाव पता नहीं कैसा लग जाता है, बट कल भारत फोर्ज में अच्छा खासा मूव कल भी था, और आज भी 7% के ऊपर है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, क्योंकि 1.5-2 साल से बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है स्टॉक ने। मादासम सोनी की जो आपने बात की वो अच्छा कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करूं सर, कोई स्टॉक जो अच्छा कर सकता है, दिल के वजह से सर, अभी तो सर मेरे को यही दिमाग में आ रहा है सर। अच्छा, भारत फोर्ज आप इस पे नज़र रखिए। यहाँ पे कल भी मूव काफ़ी अच्छा था, आज भी आप देखेंगे तो स्टॉक अच्छा रिएक्ट कर रहा है। तो एक इसके ना 1 महीने का या 3 महीने का चार्ट दिखाइए। 1150-1200 के आसपास से चलना शुरू हुआ था, अभी देखिए 1550 के आसपास के लेवल से। सर टारगेट क्या आप देख के चल रहे हैं, अगर कोई थोड़ा सा व्यू लंबा लेके चले इस पे तो? मुझे लगता है ये सर, अगर 3 महीने 4 महीने देखेंगे तो 1850, और उसके बाद मुझे लगता है 2200-2300 तक जा सकता है 6 महीने में। 2200 से 2300 तक के लेवल्स भी आ जाएंगे 3 से 4 महीने का अगर आप समय लेकर चलते हैं तो। अभी ये 1550 के आसपास खड़ा है, 1548 का लेवल है। स्टॉप लॉस क्या होगा सर? स्टॉप लॉस सर, इस वीक का लो है 1400 रुपये, वो लगाना चाहिए। 1400 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इस स्टॉक में 1850 और 2200-2300 तक के लेवल्स की आप उम्मीद करके चल रहे हैं। 1550 का मतलब ये हो गया सर कि 200 और 450, 650 रुपये पाने को अगर आपका 2200 रुपये का टारगेट भी मैं लेके चलूँ, और स्टॉप लॉस आपका है 1400, यानी कि खोने के लिए 150 रुपये हैं और पाने के लिए 650 रुपये, राइट? करेक्ट। ओके, तो भारत फोर्ज एक स्टॉक है जिस पर आप ज़रूर नज़र रख के चलिए। शो को वाइंड अप करें उससे पहले ना एक बार ज़रा मार्केट को फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसा आपने कहा भी था, हाँ सर, हमने जैसे बातचीत करी भी थी, आप कह रहे थे कि गैप अप हो सकता है, गैप अप होने के बाद बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और थोड़ी लंबी चल गई सर। 25308 पर हम खुले, 25341 का हमने हाई टच किया, और उसके बाद 25800 के आसपास समय बिताने की कोशिश कर रहे थे। अभी हम 25700 के आसपास तक सर ड्रैग हो गए हैं, नीचे की तरफ फिसल गए हैं। ये अच्छा मौका है, अगर 2500-800 के आसपास आप कह रहे थे कि 2500-800 भी अच्छा लेवल है एंटर करने के लिए। जी, 2500 में इसकी बात कर रहा था सर, फ्यूचर की। फ्यूचर के सबसे अच्छा लेवल है, क्योंकि 2500 अभी भी चल रहा है। मगर थोड़ा सा रिस्की जोन जरूर मैं बोलूंगा सर। ऐसे मार्केट में रिस्क ज्यादा रहता है, जो किस तरफ जाएगा बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मूविंग एवरेज से काफी ऊपर निकल जाते हैं मीन से। तो फिर भी अगर किसी को रिस्क लेना है, 25,600 का जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करे। उस टाइम में 25,500 बोला था, बट अभी 25,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, पर टारगेट आप 500 पॉइंट का लेके चले मिनिमम। समीक्षा जैन जी कह रही है सर कि क्या सेजिलिटी को लेना चाहिए, वाई इज इट डाउन? सेजिलिटी इंडिया डाउन ऊपर से हुआ है, 52 रुपये का हाई इसने छुआ, खुलते ही बना लिया था इसने। अभी ये 4937 तक फिसला था, तो ये लाल में तो नहीं फिसला आज समीक्षा जी, फिर भी सर 50 रुपये के नीचे सेजिलिटी कैसा लग रहा है लेने के लिए? सर ये अभी साइडवेज ही चल रहा है, जैसे मैंने पहले भी बात की थी। साइडवेज में क्या है, 48-47 डाउन साइड में, और ऊपर की तरफ बात करें तो 54-55 है। तो उसी रेंज में अब नीचे का लेवल में मिल रहा है तो लीजिए, पर 54-55 में बेचने का मौका देखिएगा। जब ये 60 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब इसमें बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, ओके। एक आखिरी सवाल, सबसे बढ़िया सवाल लगा सर मुझे अब तक का, संजीव कुमार जी का कह रहे हैं कि सर शुड बी बाय शेयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस इमीडिएटली और वेट फॉर सम टाइम टू लेट द यूफोरिया सेट इन बिफोर बाइंग। तो मतलब थोड़ा सर ये जो यूफोरिया बना है, पूरा जो एक माहौल बना है, थोड़ा कूल ऑफ हो जाए उसके बाद शुरुआत करें, अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी शुरुआत करनी है तो? तो जब पोर्टफोलियो 40%, 30%, 20% डाउन हो और स्टॉक 2-2% चला हो, तो मुझे नहीं लगता वो यूफोरिया है। अभी आप देखोगे पोर्टफोलियो लेवल पे 2-2.5-3% ही आपका पोर्टफोलियो बड़ा होगा। एक निफ्टी अगर 3% चला है, कोई मिड कैप स्मॉल कैप तो चला भी नहीं है इतना, जो है सिर्फ आज के वजह से इतना चल रहा है। कुछ कुछ स्टॉक है जो 8%, 20%, 30% चल रहा है। अगर 20% वाले स्टॉक को निकाल दें, 20-30% को, तो आप देखोगे अभी भी आपका पोर्टफोलियो 2-3% ही है। तो कोई उफरिया नहीं है। इन्वेस्टमेंट जिस दिन से स्टार्ट करो उस दिन से अच्छा होता मेरे लिए, मेरा मानना यही है। मगर आपका हॉराइजन 3 से 5 या 10 साल का होना चाहिए जब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं।
तो वो 2% और 3% का आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। सर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर। अब निफ्टी का चार्ट खोलिए, लॉन्ग टर्म, मतलब ऑल में निफ्टी का चार्ट खोल लीजिए, ऑल में। आप यहाँ पर देखिए सर, आपको एक 2020 का करेक्शन दिख रहा होगा, ये वाला, और एक 2008 का दिख रहा होगा। उसके बाद पहले कभी आपको करेक्शन ही नहीं दिखेगा। तो सिर्फ दो करेक्शन ही देखे हमने, 2008 और 2020। उसके अलावा निफ्टी धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। तो आप कहीं पे भी लगाते हैं यहाँ पर आपको पैसा बनेगा। तो 2% 1% का मालूम ही नहीं चलेगा सर। ठीक है, तो लंबी अवधि का निवेश करने के लिए कभी भी बढ़िया मौका है, बशर्ते आपका 3, 5, 10 साल का होराइजन होना चाहिए। तो सर आज की जो पूरी बातचीत है, अगर हम उसको वाइंड अप करें तो आपने एक वेल्सपन लिविंग, KPR मिल, एक PGIL यानी कि पर्ल ग्लोबल, इसकी बातचीत करी थी। इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक भारत फोर्ज आपने बोला है, और एक दो नाम जो मैं मिस कर रहा हूँ सर, एक बार रिवाइंड कर दें हमारे सर तत्वा चिंतन, हमने कॉस्ट मतलब मार्केट में नॉर्मल खुला था, अब 7-8% ऊपर खुल गया, हो गया ऐसा 1400 पार हो गए। उस पर ध्यान रखिए, वो भी अच्छा लग रहा है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मैंने डिस्क्लेमर भी दिया था, वो प्लीज ध्यान रखिएगा, मेरा बायसनेस है स्टॉक पे। एंड PSU बैंक्स के बारे में बात की है। तो एक ही बात बोलूंगा सर, बहुत सारे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होते हैं और हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में होता है, तो आप हमारा बायसनेस होता है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज पर्पस पे लीजिए, अपने वॉच लिस्ट में डालिए, खुद का रिसर्च कीजिए। मैं तो यही चाहूंगा आप खुद रिसर्च करें। अगर आप नहीं कर पाते तो अपने RA से पूछ के फिर बाई का सेल का डिसीजन बनाएं। यही, और 200 डे मूविंग एवरेज को प्लीज फॉलो करें। उसके नीचे 90% ट्रेडर उसके नीचे ही लॉस करते हैं, मेरा मानना यही है। चलिए, अब तो आज ट्रेड डील हुई है, उसका यूफोरिया हमने मार्केट्स में देखा है। हमने सेक्टर्स, स्टॉक्स डिस्कस करने की कोशिश करी, किन पे ज़्यादा इंपैक्ट होगा, वही स्टॉक्स हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है, और आप कैसे अपनी रणनीति बना सकते हैं आज भी और आने वाले कुछ दिनों में। सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? जी, मैं ना सर एक मिस कर दिया सच में। मुझे निर्मला जी को बोलना चाहिए था, 200 डे मूविंग एवरेज को आप लागू कर दीजिए, तो आपको STT लगाने की जरूरत नहीं पड़ती रिटेल इन्वेस्टर को बचाने के लिए।